नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के रूबरू प्रोग्राम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप अहबाब जानते हैं, सीधी बात में रूबरू के इस खुसूसी प्रोग्राम में आपने कई अहम तरीन शख्सियात को जो मुख्तलिफ शोबाजात से वाबस्तगी रखते हैं और अमली तजुर्बा रखते हैं, वो चाहे तालीमी सतह से हो या सियासी सतह से हो, फलाही इदारे में काम करने वाले हों या मुख्तलिफ अंदाज में, सैकड़ों जो है शख्सियात आईं, आप लोगों के सामने उनके तजुर्बात को शेयर करने का मौका मिला। इसी तरह की एक और अहम तरीन शख्सियत इस वक्त हमारे सामने है और आपके रूबरू, और वो है जनाब मौलाना मुफ्ती अब्दुल मुहैमिन अजहर कासमी साहब, जो भारत के सबसे मशहूर व मारूफ फलाही इमदादी इदारा, बल्कि मुख्तलिफ शोबाजात इसके अंदर हैं, उनकी जो है सफ़ा बैतुल माल, जिसका आप जो है हमारे वीडियोस में अक्सर उनकी खबरें देखते होंगे, जो भारत के मुख्तलिफ इलाक़ों में काम करते हैं, इमदादी, फलाही, तालीमी और भी मुख्तलिफ शोबाजात की, तो उसके नायब सदर हैं। और उससे बढ़कर एक अहम तरीन इनसे एक जुड़ा हुआ जिस पर मैं अहम तरीन गुफ्तगू करना चाहता हूँ, ये डायरेक्टर हैं टेक्नो एविडेंट प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद की। तो मौलाना अब्दुल मुहैमिन अजहर कासमी साहब, आपका इस्तकबाल है सीधी बात के हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम में। और आपको मैंने जहमत इसलिए दी कि आप जिस मैदान में काम कर रहे हैं वो बहुत ही, बल्कि मैं तो कहता हूँ ना के बराबर, इसलिए कि मदारिस तो चलाते हैं उसका इंतज़ाम व इंसराम देखने के लिए, लेकिन इस पर ज़्यादा तवज्जुहात नहीं हो रही थी जब इस पर सरकारी तौर पर ज़्यादा निगाह नहीं रखी जा रही थी मदारिस पर। तो मैं टेक्नोलॉजी और आपकी चीज़ों के बारे में कहूँगा, लेकिन आपको ये बताइए कि नायब सदर रहते हुए और आप एक मदरसे से फारिग होने के बाद आप ये अकाउंटेंट के फील्ड में और ये टेक्नोलॉजी के फील्ड में आने का मौका मिला, या फिर आपने मौका निकाला ताकि उसमें तजुर्बा हासिल करें? जी जी, जज़ाकल्लाह अंसार अली साहब जी। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने जैसे बताया कि 2010 से मैं सफ़ा बैतुल माल से चूंकि जुड़ा हुआ हूँ, और सफ़ा एक ऐसी तंजीम है जो रिफाही, मिली, फलाही बहुत सी खिदमात अंजाम देती है, और तकरीबन 22 के करीब इसके शोबेजात हैं। हैदराबाद में इसका 300 से ज़्यादा का स्टाफ है और 40 इसके ब्रांचेस है। तो 2010 से ही मैं चूंकि इससे वाबस्तगी के बाद से ही अकाउंट्स के सिलसिले में मुझे खुसूसियत के साथ सीए हजरात और माहिरीन के साथ राब्ते में रहने का मौका मिला। न सिर्फ सफ़ा बैतुल माल बल्कि इससे जुड़ी हुई बहुत सी तंजीमें और मुल्क की बहुत सी मारूफ तंजीमों से भी इस मौजू पर बात करने का मौका मिला। जाहिर बात है कि हिसाबात की लाइन हो या कोई भी कानूनी लाइन हो, इसमें एक बहुत बड़ा एरिया ग्रे एरिया होता है। जी जी, वाज़ेह तौर पर हम हिदायत और रहनुमाई नहीं हासिल कर सकते और नहीं दे सकते कि हमें इसमें क्या करना चाहिए। जी जी, मौके के हिसाब से उसमें बहुत सारी चीजें तब्दील भी होती रहती हैं हुकूमती सतह पर। अभी गुज़िश्ता 2-3 साल में भी जैसे कि हमने देखा कि तंजीमों की ऑडिट को लेकर के बहुत बड़े लेवल पर तब्दीलियां लाई गई, उसमें बहुत सारी शिकें शामिल की गई, बहुत सारे शेड्यूल्स ऐड किए गए। पहले जो तंजीमों की ऑडिट बहुत आसान और सिंपल समझी जाती थी, अब उसको उतना सिंपल नहीं रखा गया, और हुकूमत, और अच्छी बात है ये हुकूमत की तरफ से इस इक़दाम का हम खैर मकदम करते हैं। जाहिर बात है कि टेक्नोलॉजी के जरिए दुनिया तरक्की कर रही है और दुनिया के हर शोबे में तरक्की हो रही है। जी जी, तो तंजीमों को और मदारिस को भी इस सिलसिले में आगे बढ़ना चाहिए। जितनी इसमें शफाफियत होगी, जाहिर बात है कि हमारी हकीकी शफाफियत कागज की शक्ल में भी पेश की जा सकेगी और हम बहुत अच्छी तरीके से उसको प्रूफ कर सकेंगे। अच्छा, इसमें एक मसला ये भी होता है जो मैंने महसूस किया है कि मुल्क में बेशुमार चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, लेकिन उनकी अपनी इतनी मसरूफियात होती है, और खुसूसन अगस्त सितंबर के मौके पर ऑडिट का इतना बोझ उनके पास होता है कि हर एक के अपने बिजनेस के 500, 600, 800, 1000 क्लाइंट्स होते हैं। अब उसमें 2-4-5 तंजीमों वाले होते हैं, 2-4-5 मदारिस वाले होते हैं, तो हर सीए को इतना मौका नहीं मिलता कि वो मदारिस के सिलसिले में की गई तब्दीलियों पर बहुत खास तवज्जो दे सके और उन तब्दीलियों के मुताबिक बहुत सारी नई चीजें उनको बता सके। तो इस गैप को फुलफिल करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के कई सीए हजरात से हमारी मुलाकात रही और उनसे सीखने समझने का अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिला, और उसके बाद हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की एक टीम के साथ हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह इस मैदान में कदम रखा। अच्छा, हमारे अपने मदारिस के लिए खुसूसी तौर पर
جو توجہ اس پر آپ زیادہ دے رہے ہیں، یعنی آپ نے پیشہ اس کو بنایا نہیں ہے. جی جی جی. تو مدارس کے سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ مدارس کے رجسٹریشن کا پہلا مرحلہ کیا ہے؟ پھر اس کے بعد میں اکاؤنٹنٹ اور اکاؤنٹ کو ٹیکنالوجی سے جوڑنے کس میں آتا ہوں. کوتاہیاں کہاں مدرسے والے کرتے ہیں، یہ مجھے تھوڑا نشاندہی کیجیے. اگر ہم دیکھیں اس میدان کو تو 3 حصوں میں اس کو ہم تقسیم کر سکتے ہیں. پہلا مرحلہ ہوتا ہے رجسٹریشن والا، چاہے وہ تنظیم کا، مدرسے کا رجسٹریشن ہو، ٹرسٹ کے ذریعے، سوسائٹی کے ذریعے، سیکشن 8 کمپنی کے ذریعے، جو بھی شکل ہو سکتی ہو. مدرسے کا رجسٹریشن، زمین کا رجسٹریشن، دارالاقامہ کا نظم ہو تو اس کا نظام اور اس سے متعلق چند اہم دستاویزات، ملازمین چونکہ ہوتے ہیں تو ملازمین سے متعلق چند اہم حقوق، اور طلبہ ہوتے ہیں تو NCPCR جس کا نام ہم بار بار سنتے ہیں، حقوق اطفال کمیشن والے، ان سے متعلق چند اہم امور. تو یہ سب وہ چیزیں ہیں جو رجسٹریشن اور ہمارے بنیادی نظام سے تعلق رکھتی ہے. اس سلسلے میں کچھ بنیادی رجسٹریشن لینا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے. آپ نے مدارس میں سروے کیا ہے، کیا اس میں آپ کو دیکھا کئی مدارس کوتاہی کرتے ہوئے؟ نہیں، الحمدللہ اچھی بات تو یہ ہے کہ مدارس اپنے آپ میں بہت منظم اور بہت شفاف ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ جب تیزی سے دنیا بڑھ رہی ہوتی ہے تو بہت ساری نئی چیزوں کی اپڈیٹ انہیں بھی نہیں مل پاتی ہے، اور بعض مرتبہ وہ جن ماہرین سے مربوط ہوئے رہتے ہیں ان ماہرین کو ہو سکتا ہے کہ مدارس کے سلسلے میں کوئی زیادہ، چونکہ جن سی حضرات کے ساتھ وہ جڑے ہوئے ہیں وہ مدارس کے اوپر فوکس نہیں ہے، ان کا کام جنرل حسابات کو دیکھنا ہے. تو خصوصیت کے ساتھ مدارس کے بارے میں کن نئی ایڈیشنل شقیں جڑ رہی ہیں، یا جن چیزوں کا پہلے بہت زیادہ رجحان نہیں تھا، حکومت اب ان پہ زیادہ توجہ دے رہی ہے. بہت سے عموماً یہ ہوتا تھا ملک میں، صرف مدارس ہی کے ساتھ نہیں، کسی بھی تنظیم کے ساتھ، کہ لوگوں کو لگتا تھا کہ کام کرنا چاہیے، لوگ کام میں لگ جاتے تھے، اور رجسٹریشن کے سلسلے میں حکومت کی بھی کوئی خاص توجہ سختی نہیں تھی، تو بنیادی رجسٹریشن کے ساتھ ہی وہ کام چلاتے رہتے تھے. ضروری رجسٹریشن کے سلسلے میں بہت سی مرتبہ ان کی توجہ نہیں ہوتی تھی. تو ہم چونکہ فوکسڈ کام کر رہے ہیں مدارس کے سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ، تو الحمدللہ بہتر طریقے سے ہمیں معلومات حاصل کرنے میں بھی آسانی ہو رہی ہے. تو ہم نے اس کو جو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، پہلا جو حصہ ہے رجسٹریشن والا، تو ہم نے پارٹنر کیا ہے العدل لیگل سروسز کے ساتھ. الحمدللہ اس کے جو ڈائریکٹر ہے اور ذمہ دار ہیں مفتی نوید سیف حسامی، وہ ایڈوکیٹ بھی ہے اور مفتی بھی ہے. اچھا. تو دونوں چیزیں ایک ساتھ جڑنے سے سیکھنے، سکھانے اور سمجھنے سمجھانے کا عمل بھی کافی آسان ہو جاتا ہے. بہت سے پروگرامز ہم نے کوشش کی ہے کہ ڈائریکٹ سی حضرات کے ذریعے مدارس کے ساتھ کیے جائے، لیکن لینگویج کا ایک پرابلم ہوتا ہے. ظاہر بات ہے کہ عام انداز میں سیکھنے سکھانے میں تھوڑی سی دشواری ہوتی ہے، اس لیے درمیان والا رول ہمیں نبھانا پڑتا ہے. تو رجسٹریشن والا مرحلہ پہلا ہوتا ہے. اس کے بعد والا مرحلہ ہوتا ہے جو روزانہ کرنا ہر ذمہ دار ادارے کے لیے بہت ضروری ہے، وہ ہے روز کے حسابات روز مرتب کرنا. یعنی حسابات کو اگر ہم کہیں تو بنیادی طور پر 2-3 حصے اس کے ہوتے ہیں. ایک آمدنی کے رسائد ہوتے ہیں، اخراجات کے واؤچرز ہوتے ہیں، اور تیسرا بینک کا پیسہ کیش میں نکالا جائے یا کیش کا پیسہ بینک میں ڈپازٹ کیا جائے، کانٹرا وغیرہ جس کو کہتے ہیں. یہ 2-3 چیزیں تو ایسی ہیں جو ہر دن مکمل کرنا لازم اور ضروری ہے. اس میں غفلت کی وجہ سے آگے کے سارے مسائل مشکل ہو جاتے ہیں اور اس کو پھر بعد میں حل نہیں کیا جا سکتا. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے خریداری کے موقع پہ ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، کتنا پیسہ ہم کیش میں دے سکتے ہیں، کتنا پیسہ ہم بینک کے ذریعے دینا ہمیں ضروری ہے، کب کون سی بل ضروری ہے، تنخواہیں کیسے دینا چاہیے. یہ سب وہ چیزیں ہوتی ہیں جسے روز اگر نہ کیا جائے تو پھر بعد میں اسے درست نہیں کیا جا سکتا. بعض مرتبہ ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے سی اے بہت قابل ہیں، ہم نے بہت بڑی کمپنی سے اپنے اکاؤنٹس آڈٹ کروانے کے لیے ٹائی اپ کر رکھا ہے، لیکن ان کی قابلیت اپنی جگہ ہے. جب تک ہمارے اکاؤنٹنٹ کو خرچ کرنے سے پہلے خرچ کیسے کرنا چاہیے اس کا اندازہ نہ ہو تو ان کی قابلیت ہمارے کچھ خاص کام کی نہیں ہوتی. تو ہمارا ٹیکنو ایویڈنٹ کا مکمل فوکس وہ روز کے حسابات ہے. اچھا. تو روز کے حسابات کے سلسلے میں ہم شعور بیداری پروگرامز بھی کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں مستقل ہمارے پاس صرف ہم شعور بیداری تک محدود نہیں رہتے، بلکہ اس کو لے کر کے میں آگے تفصیل سے بھی بتاؤں گا. مختصر آپ نے سوال کیا ہے تو یہ اب تک جو ہے یہ ٹیکنو کا کمپنی آپ نے جو ہے آغاز کر کے کتنے سال؟ 2021 میں اس کا قیام عمل میں آیا، اور اس کے بعد میں جب قیام عمل میں لایا، آپ نے یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے کوتاہیاں دیکھ کر کے لے آئے، تو آپ نے جو ہے کتنے مدارس کا دورہ کیا، یا پھر مدارس والوں کو جیسے آپ نے کہا شعور بیداری پیدا کرنا، اس کے لیے کیا طریقہ عمل آپ نے اختیار کیا ہے؟ 2021 میں جب ہم نے شروع کیا تھا، ہمارے ذہن میں یہی تھا کہ یہ جو مسائل ہیں ان مسائل کے حل کے سلسلے میں ہم شعور بیدار کریں اور لوگوں سے بات کریں. تو
टेक्नो एविडेंट के तहत भी राब्ते मदारिस महाराष्ट्र के तहत तकरीबन अभी तक 7 प्रोग्राम्स हुए, राब्ते मदारिस तेलंगाना के तहत प्रोग्राम्स हुए, जमीयतुल उलमा के तहत जमशेदपुर में और निजामाबाद में और मुख्तलिफ इलाक़ों। अभी तक मैं समझता हूँ तकरीबन शऊर बेदारी वाला जो प्रोग्राम होता है जो हम ऑफलाइन करते हैं वो मदारिस के मोहतमिम और नाजिम हजरात के लिए होता है। ये तकरीबन 4 से 6 घंटे का प्रोग्राम होता है। इसमें मैं और मुफ्ती नवीद सैफ वो रजिस्ट्रेशन के ऊपर बात करते हैं और मैं हिसाबात की मजबूती के सिलसिले में बताता हूँ। तो इस प्रोग्राम में हम हिसाबात की गहराई में नहीं जाते, इस प्रोग्राम में हम बहैसियत नाजिम उनकी क्या जिम्मेदारी है, उन्हें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, इस पर हमारा फोकस होता है। अच्छा। तो 4 घंटे के प्रोग्राम के बाद हम उन्हें एक सवाल नामा देते हैं, इसमें तकरीबन 40 सवालात हैं और उस सवाल नामे को हम ये कहते हैं कि आप खुद हमारी तकरीर की रोशनी में इसको फिल कीजिए। और उस सवाल नामे से उनको फायदा ये होता है कि उन्हें पता चलता है कि इन 40 कामों में से 10 काम ऐसे हैं जो उनकी जरूरत के नहीं है। मिसाल के तौर पे अमला उनके पास 10 से कम है तो उन्हें PFESI की जरूरत नहीं है, फला 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 चीजें। तो उन्हें एक अंदाजा हो जाता है मिसाल के तौर पे कि 10 काम इसमें से ऐसे हैं जो हमारे करने के नहीं है, हमको उसकी जरूरत नहीं है, हम उसके दायरे में नहीं आते। बकिया 10 काम ऐसे हैं जो हम कर रहे हैं और अच्छी बात है, और बकिया 20 काम ऐसे हैं जिसे हमें करने चाहिए और उन 20 में से 10 लाजिमी और जरूरी है जिसे हमें पहली फुर्सत में करना चाहिए और बकिया 10 हम धीरे धीरे कर सकते हैं। तो ये 4 घंटे वाले प्रोग्राम का सबसे बड़ा फायदा होता है कि हर इदारे के जिम्मेदार को अपने इदारे के सिलसिले में एक रिपोर्ट मिल जाती है। अच्छा। हम कहते हैं डायग्नोस्टिक की जैसी रिपोर्ट होती है, वैसी एक रिपोर्ट उनको मिल जाती है जिससे उन्हें पता चलता है कि वो कहाँ खड़े। उसके बाद फिर वो हमारे साथ मिल करके तदरीज आगे बढ़ सकते हैं ऑनलाइन। आप जी 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 उसके बाद हम उनको ऑनलाइन लेकर के चलते हैं। सिर्फ जाहिर बात है कि शऊर बेदारी से मसला हल होने वाला नहीं है, तो हमने हर मरहले पे कोशिश की है कि प्रोफेशनल अंदाज में माहिरीन को साथ लेकर के चला जाए। जाहिर बात है कि बहुत से काम जो जज्बाती और वॉलंटियर होते हैं उसमें फिर पायदारी नहीं होती, और जब तक हम माहिरीन को अच्छी तनख्वाह के साथ रख करके इन्वॉल्व नहीं कर पाते रिजल्ट्स हमें अच्छे तरीके से नजर नहीं आते। तो अल्हम्दुलिल्लाह सीए हजरात की टीम भी अच्छी मजबूत है, अकाउंटेंट्स हम लोगों ने रखे हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी काबिल अकाउंटेंट्स हैं। तो शऊर बेदारी वाले मरहले के बाद का मरहला होता है मुहासिब हजरात की तरबियत का। अच्छा। कि आपके इदारे के जो मुहासिब हैं चाहे वो हिसाबात के बैकग्राउंड के हो ना हो, हमारी कोशिश ये होती है कि उन्हें रोजाना की आमदनी के रसायत और अखराजात के वाउचर बनाना आ जाए, कम से कम इतना भी आ जाए तो बकिया काम वो किसी और से ले सकते हैं। जी। ये काम ऐसा है जो किसी से नहीं लिया जा सकता। हाँ। वो उन्हीं को मालूम होना जरूरी है और वो भी खर्च करने से पहले मालूम होना जरूरी है कि खर्च कैसे करना चाहिए। और बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं और उन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखने से एक खर्च जो हुकूमत की तरफ से डिसअलाउ हो सकता है, हुकूमत जिसको रद्द कर सकती है, महकमा इनकम टैक्स कह सकता है कि हम इसको कबूल नहीं करेंगे, छोटी सी तवज्जो से हम जो है ना उस खर्च को काबिल कबूल बना सकते हैं। तो ऐसी जैसे किराएनामे का मसला है, उमूमन गलती ये होती है कि किरायानामा 11 महीने का बनाया जाता है, कोई हर्ज नहीं 11 महीने का बना सकते, लेकिन उस 11 महीने के खत्म होने से पहले पहले उसको रिन्यूअल कराना जरूरी होता है। तो कुछ भी जैसे हम तनख्वाहें देते हैं तो तनख्वाहों का एक अच्छा फॉर्मेट होता है, पे स्लिप होती है, उसमें हम जो है ना उसी तरीके से उस तनख्वाह को अदा करें तो जाहिर बात है कि उसके बेनिफिट्स हमें मिलते हैं, उसके मुनाफे इनकम टैक्स से हम ले सकते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों पर हमारा 1 महीने का कोर्स होता है और उस 1 महीने के कोर्स में कोशिश ये होती है कि मुहासिब हजरात को रोजाना के हिसाबात दुरुस्त तरीके से लिखने का निजाम मालूम हो जाए और वो उसको लिख सके। अब तक कितने अहले मदारिस आप? अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा जो 18वां बैच चल रहा है। अच्छा। और शऊर बेदारी वाले प्रोग्राम में तकरीबन 5000 मदारिस के नुज़मा ने अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तकरीबन शिरकत की है पूरे भारत में अलग अलग इलाकों में, कई रियासतों में हमारे प्रोग्राम्स हुए हैं। और ये जो ऑनलाइन प्रोग्राम है इससे तकरीबन 1000 के करीब मुहासिब हजरात ने अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इससे इस्तेफादा किया। तो आपने जो सॉफ्टवेयर तैयार किया है वो उसको भी मदारिस वाले इस्तेमाल कर रहे हैं? जी, तकरीबन 100 से ज्यादा मदारिस में वो सॉफ्टवेयर में आप सारी चीजें। हाँ, अब सॉफ्टवेयर का मरहला इसके बाद वाला मरहला सॉफ्टवेयर का होता है कि हिसाबात की बुनियादी तरबियत के साथ हम ये चाहते हैं कि मैनुअल निजाम भी रखा जा सकता है, लेकिन जाहिर बात है कि अब हम देखते हैं कि छोटी छोटी चीजें भी कंप्यूटराइज हो रही हैं। इडली डोसे की दुकान पे भी हम चाहते हैं वाउचर कभी भी कहीं भी डिजिटल बिल देता है, लेकिन मदारिस और तंजीमों में अभी तक हम वो हाथ वाली रसीद ही देख रहे हैं। सफा बैतुल माल में हमने तकरीबन 3 साल पहले मैनुअल रसीद का सिस्टम खत्म कर दिया है। अच्छा। मोबाइल फोन से रसीद बना सकते हैं और अगर किसी डोनर के पास जाकर के नगद रकम या चेक लेने की जरूरत भी पेश आए तो हमारे नुमाइंदे मोबाइल फोन से रसीद बनाते हैं और 3 किस्म के का एक्नॉलेजमेंट हमारे डोनर को मिलता है।
3 किस्म की रिसिप्ट उनको, एक तो फौरन मैसेज चला जाता है, हम्म, दूसरा हर डोनर को एक लॉगिन पेज मिलता है, तो मदरसे की वेबसाइट से भी हम उसको जोड़ सकते हैं कि मदरसे की वेबसाइट पे वो जाएगा और वहां से वो अपना फोन नंबर और ओटीपी डाल करके लॉगिन करेगा। ये बिल्कुल सिक्योर लॉगिन होता है, एक के हिसाबात दूसरे को या मदरसे के हिसाबात डोनर को नजर नहीं आते, उन्हें अपनी रसीदें वहां पर दिख जाती। और अगर वो किसी की कफालत लिए हुए हैं और इदारा चाहता है कि जिस तालिब इल्म की वो कफालत लिए हुए उनकी रिपोर्ट उनको दिखाई जाए तो वो वहां पर उसको देख सकते हैं। अच्छा। और तीसरा, छोटे छोटे आजकल प्रिंटर्स आते हैं, मोबाइल पोर्टेबल प्रिंटर जिसको कहा जाता है, वो मोबाइल फोन से भी छोटे साइज के होते हैं, हल्के होते हैं, अच्छा। उसे अपने जेब में भी रख करके ले जाया जा सकता है। ब्लूटूथ के जरिए वो हमारे मोबाइल फोन से कनेक्ट हो जाते हैं, तो अगर कोई रसीद चाहते हैं तो वो उसके जरिए प्रिंट निकाल करके भी उन्हें उसमें दी जा सकती है। तो रसीदों का मामला हो या अखराजात के वाउचर्स का मामला हो या बुनियादी रिपोर्ट्स का मसला हो या तलबा का दाखिला, उनकी हाजिरी, उनके इम्तिहानात के नताइज, ये तमाम चीजें अल्हम्दुलिल्लाह इस सॉफ्टवेयर में कवर करने की कोशिश की गई है। तो 100 से ज्यादा मदारिस इस्तेमाल कर रहे हैं। 100 से ज्यादा मदारिस जो है ना इसका। तो मुफ्ती साहब, टाइम तो हो रहा है लंबा वक्त, लेकिन आपसे तो इतनी चीजें हैं कि इस पर मरहलावार हमको जो है गुफ्तगू करनी होगी एक एक चीज पर। लेकिन इसके अलावा भी कोई और बात है जो आप हम अहले मदारिस के सामने रखना चाहते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है? तो आखिर में उस बात से पहले एक बात मैं करके अपने काम को मुकम्मल कर लूंगा। तो एक तो नुज़मा के लिए शोर बेदारी प्रोग्राम होता है, एक ऑनलाइन मुहासिब हजरात के लिए तरबियती प्रोग्राम होता है, तीसरा सॉफ्टवेयर के जरिए मरबूत करके उसे कंप्यूटराइज और मुनज़्ज़म करने का निज़ाम है, चौथा ये होता है कि बाज मरतबा मदारिस सीख करके काम खुद करने लगते हैं तो उन्हें एक किस्म का एक गुमान रहता है कि हम किस कदर दुरुस्त कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जाहिर बात है कि ऐसे मरहले में हमें 1 to 1 उनके साथ जोड़ने की जरूरत पेश आती है, तो हम लोगों ने उसके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह इंतजाम किया है। माहिर मुहासिब हज़रात 3 से 6 महीने के मुआहिदे के साथ उनके हिसाबात को रिव्यू करते हैं, उसको देखते हैं और उनके आमदनी के रसायद और अखराजात को 3 हिस्सों में तकसीम करके फिर उन्हें उस पर जो है ना पॉलिसी बनाने की कोशिश करते हैं कि आपके कुल खर्चे इतने हैं, 40% आप तनख्वाहें दे रहे हैं, 20% आप किराया दे रहे हैं, 10% ये कर रहे हैं, तो हम उनको एक निजाम बना करके दे देते हैं कि आप ये काम इस तरीके से कर लीजिए तो काफी हद तक आप मुनज़्ज़म हो जाएंगे। सही बात। तो पहला मरहला जो है रजिस्ट्रेशन वाला वो अल-आदल लीगल सर्विसेज देख रहा है, दूसरा मरहला रोज के हिसाबात वाला वो हम देख रहे हैं, अब उसके बाद का आखिरी जो मरहला होता है वो ऑडिट और इनकम टैक्स में रिटर्न डालने का। ये 2 मराहिल अगर दुरुस्त हो तो ये तीसरा मरहला आप किसी के साथ भी कर सकते हैं, अपने इलाके के किसी भी सीए से आप मरबूत हो सकते हैं। और हर साल जो मालियाती साल होता है वो अप्रैल में शुरू होता है और मार्च में खत्म होता है और 6 महीने का वक्त होता है उसके बाद, जिस दरमियान हमें सीए से राब्ता करके उनसे अपने हिसाबात की तफ्तीश करा के उनसे तस्दीक करवाना होता है, उसी तस्दीक को ऑडिट कहते हैं। उस तस्दीक के बाद फिर वो इनकम टैक्स में रिटर्न दाखिल करते हैं। तो वक्त का ख्याल रखना, वक्त पर इन सब चीजों को मुकम्मल करना, जो काम जिस वक्त पे करना है उसी वक्त में अगर हम कर सके तो बहुत मुनज़्ज़म तरीके से हम इंशाल्लाह इन तमाम चीजों को दुरुस्त तरीके से रख सकते हैं। एक बात ये भी कहता चलो कि बहुत से मदारिस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुनज़्ज़म है, जाहिर बात है कि मदारिस वाली शफाफियत तो वो अल्लाह से खौफ और तक़वे की बुनियाद पर वो जो शफाफियत होती है वो हम आम इदारों में नहीं देख सकते। मसला वहां आता है जब हमें खुद नहीं पता होता है कि हम कितने सही हैं और हमें पता नहीं होने की वजह से छोटी छोटी चीजें भी बाज़ मरतबा हमें परेशान कर देती है और हम घबराहट के शिकार हो जाते हैं। तो इसमें हमें जानना है कि किन चीजों का ख्याल रखना ज्यादा जरूरी है, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो अगर कर ले तो बेहतर है, ना करें तब भी गुंजाइश है, और कौन सी चीजें ऐसी हैं जिसके करने की कोई खास जरूरत नहीं है। तो मौलाना बहुत सारे ऐसे मदारिस भी होंगे जो अभी तक जो है इस सिलसिले में वो करना चाहते हो नहीं है, तो आपसे राब्ता कैसे किया जाए? आपका नंबर भी बता दें। जी, हमारे कंपनी का नंबर है जिस पर आप राब्ता कर सकते हैं, 91-606-33333। तो हाँ जी जी, इस नंबर पे आप राब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए या कॉल के जरिए। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो इंशाल्लाह बुनियादी तफसीलात आपको। तो मैं अहले मदारिस वालों को ये मौजू मेरे लिए बहुत ही अहम था, इसलिए कि बहुत सारे लोगों को शिकायत है, और तो जाहिर सी बात है कि इस वक्त जो जिस तरह की सरकार और जिस तरह का इख्तिदार भी हमारे सरों पर बैठा है वो भी जो है इस वक्त बहुत ही खतरनाक निगाहें रखा हुआ है। ऐसे में खुद को शफाफ रखना और इन तमाम चीज़ों को और रजिस्ट्रेशन का मसला वो सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। मुफ्ती साहब से आप राब्ता करके इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात भी हासिल करते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है, मुझे और मुफ्ती साहब को इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर कभी किसी और मौजू पर मुफ्ती साहब से गुफ्तगू इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह खैर।